उद्घोषक आदरणीय आशुतोष भैया को करने की कोशिश करते हैं। मैं सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूं आदरणीय श्री अरुण पांडे जी को, श्री संजय गर्ग और श्री आशीष पाठक जी को। मेरे पात्र 3 संस्कारधानी के प्रदेश के देश के चर्चित नाटककार, ये शब्दों के साधक भी हैं, सभी कविताएं भी लिखते हैं, पढ़ते हैं। इन्होंने नाटक लिखे हैं, निर्देशित किए हैं, अभिनय किया है। लगभग सभी विधाओं से नाटकों की इनकी अच्छे से वाकफियत है, इन्होंने रचा है। तीनों हमारे आज के जो सम्मानित वक्ता हैं उनके साथ एक अच्छा संयोग है। ये अलग अलग कालखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक 40 को पार किया है, एक 50 पार कर चुका है और एक 60 पार करके 70 की तरफ बढ़ रहा है। ये 3 उम्र, ये 3 नजरिए, तकनीक का बदलाव, विचारधारा, सामाजिक मूल्यों के परिवर्तन को इन्होंने करीब से देखा है। जिम्मेदारी से बहुत सरोकारी रंगमंच ये तीनों कर रहे हैं और जल्द ही हम इनके नाटकों में गढ़े गए इनके पात्रों के माध्यम से इनके बारे में और इनकी रंग दृष्टि के बारे में जानेंगे। और एक नाट्यकर्मी की, एक निर्देशक की और एक नाटककार की दृष्टि बहुत व्यापक होती है। हम लाखों करोड़ों लोगों की दृष्टियां उसमें समाहित होती हैं। वो अपने वक्त के एक सबसे अच्छे रिपोर्टर होते हैं। परमादरणीय अरुण पांडे जी हमारे साथ मंच पर हैं। भाई संजय गर्ग जी आमंत्रित हैं। आशीष पाठक जी हमारे साथ हैं। आदित्य जी से निवेदन करूंगा कि फाउंडेशन की तरफ से हमारे सम्मानित अतिथि वक्ताओं का स्वागत करें। आदित्य जी। देश के सबसे चर्चित युवा निर्देशकों में से एक आशीष पाठक जी अभी बीते दिनों मेटा अवार्ड से सम्मानित। इसके पहले भी लगातार रंगकर्म करते रहे हैं, अपने जीवन के और रचना के स्वर्ण काल में चल रहे हैं। हमारी उम्मीद है ये अपने बुलंदियों पे ये परचम यूं ही फैलाते चले जाएंगे। रेड फ्रॉक, पॉपकॉर्न, डकैत चूहे, अगरबत्ती के अलावा इन्होंने 15 नाटक और लिखे हैं। लगभग 20 सालों से ये रंगमंच कर रहे हैं, उत्तरोत्तर बढ़ते चले जा रहे हैं। इनके काम को देखा जा रहा है, सराहा जा रहा है। इनकी उपलब्धियों की बहुत लंबी फहरिस्त है। इनके बारे में जानने के लिए हम सीधे इनसे रूबरू होते हैं। अपने नाटकों के पात्र के जरिए ये क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, ये जानने के लिए हम चलते हैं नाटकों की दुनिया में भाई आशीष के साथ। आशीष पाठक जी। सभी श्रोताओं, युवाओं और वरिष्ठ विद्वानों का अपने वक्तव्य के पहले मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं। अनुकृति, आकृति और अलंकृति अपने पिता को इतने रचनात्मक तरीके से याद कर रहे हैं, ये प्रेरणा है मेरे लिए इस मंच पर उपस्थित होने और अपनी बात रखने के लिए। रंगमंच करने के लिए मेरा कोई प्रशिक्षण नहीं रहा। मैं जैसे सभी युवा होते हैं स्कूल कॉलेज में छोटे मोटे नाटक करता रहा। सौभाग्य दुर्भाग्य कह नहीं सकता, लेकिन रंगमंच में मेरा कोई गुरु नहीं रहा, कभी किसी रंगमंडल का सदस्य नहीं रहा। नाटक करना था तो एक दल बाद में खुद बनाया। इसका नुकसान भी हुआ और कुछ लाभ भी हुआ। नुकसान ये हुआ कि उसका जो सैद्धांतिक पक्ष है नाटक का, वो मुझे बाद में पता चला।
उसे मैंने बाद में एक्सप्लोर किया, और लाभ ये हुआ कि जब आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो कुछ भी उल्टा सीधा करते हैं तो वो मौलिक सा लगता है। तो वही अनगढ़ तरीके से मेरे रंगकर्म की शुरुआत हुई। मैं शासकीय विज्ञान महाविद्यालय में था, तो प्रभात मिश्रा मेरे गुरु थे, वहाँ जियोलॉजी के प्रोफेसर थे, एमएससी में एचओडी थे हमारे भूगर्भ शास्त्र के। तो वो इकलौता महाविद्यालय था जबलपुर का जहाँ पर नाट्य प्रशिक्षण के लिए प्रोफेशनल्स या व्यावसायिक कलाकार नहीं आते थे। तो उनका स्पष्ट कहना था कि अगर आप करना चाहते हैं नाटक तो आप खुद पटकथा तैयार कीजिए, खुद सारी तैयारी कीजिए और नाटक को कीजिए। तो ये वजह बनी कि हम लोग कुछ कहानियाँ खोजते थे, उसकी पटकथा तैयार करते थे और उसे युवा उत्सव के लिए तैयार करते थे। लंबे समय युवा उत्सव किया मैंने। तो बहरहाल यहाँ से मैंने पटकथा लेखन शुरू किया। बाद में उसको थोड़ा गंभीरता से लेना अभी अभी शुरू किया है, कुछ वक्त पहले, 1-2 साल पहले। अदरवाइज वो सिर्फ इसीलिए करता था कि कोई नई कहानी चाहिए, कोई नया विषय, कुछ नए तरह के चरित्र चाहिए। मैं जब भी नाटकों को देखने जाता था आसपास, ऐसा कोई बहुत विस्तार नहीं था। मतलब भारत भवन भी मैं बहुत देर से पहुंचा, जब अपना पहला नाटक पॉपकॉर्न लेकर गया। उसके पहले भी मैंने वहाँ कोई प्रस्तुति ही नहीं देखी थी। लेकिन मैं अक्सर जो भी नाटक देखता था तो उसमें एक लोक कथा होती थी, 5-10 गाने होते थे। बाद में अभी अंकुर जी का एक वक्तव्य देखा कि 20-20 सालों के अंतराल में भारतीय रंगमंच में जो परिवर्तन आए हैं, तो उस 70 से 90 का जो दौर था, उस दौरान उस तरह के नाटक बहुत हो रहे थे जो भारतीयता की बहुत मांग करते थे। उनका आग्रह था कि भारतीयता नाटकों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके ठीक पहले जो दौर था वो एक तरह से पश्चिम से उस पर आरोप था कि वो पश्चिम से आयातित शिल्प को लेकर नाटक करता है। उसमें बहुत सारे नाटककार ऐसे हुए जिसे आज हम सो कॉल्ड रियलिज्म या यथार्थवादी नाटक कहते हैं। उस तरह के नाटककार बहुत अधिक थे। फिर उसके बाद एक दौर चला जहां भारतीयता के तत्वों को लेकर नाटक बनाने की बात हुई। रसगंधर्व या इस तरह के बहुत से नाटक, ईसुरी उस दौर का नाटक है जबलपुर में जो बना। हालांकि मैंने इस तरह के नाटक बहुत देखे, तो देखते देखते मेरे मन में ये प्रश्न आया, जो हिंदी के रंगमंच में नगर बोध है, क्योंकि मैं तो एक जबलपुर में ही पैदा हुआ, तो उस तरह से मैंने जीवन को नहीं देखा जो मेरे वरिष्ठ लोगों ने देखा था, उस तरह के गीत या उस तरह का जीवन शैली। तो उस नगर बोध को मैं रंगमंच में मिस करता था, या वो नगर बोध मुझे मिलता था अल्बेर कामू, ब्रेख्त या चेखव के नाटक में, इब्सन के नाटक में। तो उससे मैं खुद को जोड़ के नहीं देख पाता था। और चूंकि नगर में ही जीवन बीता है मेरा, एक नगरी सभ्यता में ही पैदा हुआ हूँ, तो पटकथा खुद लिखने का मेरा इंटरेस्ट आया कि मैं इस तरह के नाटक चाहता था जो हिंदी रंगमंच में नगर बोध को दिखाए, और उस तरह के चरित्र जो मेरे देखे भाले हों, जिनसे मैं एसोसिएट करता हूँ, जिन्हें मैंने देखा है, जिन्हें मैं जानता हूँ, उन गीतों को लेकर आऊँ, उन गज़लों को लेकर आऊँ, उस तरह की ध्वनियाँ या संगीत लाऊं जिससे मैं वास्ता रहा हूँ, जिसे मैंने सुना है, महसूस किया है। तो इसलिए मैंने पटकथा लेखन शुरू किया। बाद में अभी पढ़ता हूँ तो लगता है कि 10, 12, 13, 15 नाटक लिखने के बाद अब भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में पटकथा के विकास क्रम में जो बिंदु हैं, बीज, बिंदु, प्रक्रिय, पताका, कार्य, या यूरोपियन 5 पॉइंट थ्योरी है, इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, रेजोल्यूशन। अपने पुराने नाटकों को देखता हूँ तो ये लगता है कि ये तो बिना किसी प्रयास के या बिना जाने ही नाटक इस तरह से चलता ही है। उसकी वजह शायद ये रही होगी कि नाटक लिखते समय मेरे भीतर का निर्देशक हमेशा जागा रहता था। लोग कहते ज़रूर हैं कि नाटक लिखते समय निर्देशक को मर जाना चाहिए और निर्देशन करते समय एक नाटककार को मर जाना चाहिए, पर ये मेरे साथ हुआ नहीं अभी तक।
एक पिछले नाटक को अगर छोड़ दूँ तो, चूँकि उसकी निर्देशिका अलग है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में उसका मंचन हुआ, पिछले नाटक में यह अनुभव मुझे ज़रूर हुआ कि मेरे भीतर का निर्देशक मर चुका था जब मैं नाटक लिख रहा था, और जो भी निर्देशकीय इनपुट मेरे रहे उस नाटक में, उस दौरान मेरा नाटककार जीवित नहीं था। और इस बात से मुझे कोफ्त होती थी कि जो आज मैं उसको सैद्धांतिक तौर पे कह सकता हूँ कि आर्ट ऑफ पोएटिक्स, जो अरस्तू की किताब है, नाट्यशास्त्र है, उसमें जो 3 यूनिट थ्योरी है, टाइम, स्पेस और एक्शन की, वो मुझे बहुत ही शुरू से, मतलब वो जो मेरा पहला नाटक है पॉपकॉर्न, उसके अभिनेता भी बैठे हैं, तो वो आता है, एंट्री लेता है और सीधे दर्शक से बात करता है, तो टाइम स्पेस को ब्रेक करता है और बाद में वो रियलिस्टिक एक्टिंग भी करने लगता है। तो ये बिल्कुल, इसके लिए मैंने कोई प्रयास नहीं किया, या मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे एरिस्टोटल की ये 3 यूनिट थ्योरी को ब्रेक करते हुए एक नाटक बनाना है। ये बहुत स्वतः स्फूर्त हुआ था। उसके बाद जो नाटक हुआ रेड फ्रॉग, वो बहुत ही रियलिस्टिक या यथार्थवादी नेचर का था। वहाँ भी इसका हमने पालन नहीं किया, मेरा अभिनेता भी इससे संतुष्ट था। हालांकि ये जो अभी नाटक हमने लिखा है अगरबत्ती, उसमें ज़रूर हमने उस यथार्थवाद का पालन किया जो टाइम, स्पेस और एक्शन को लेकर है। तो नाटक संवाद की कला है। अब संवाद अगर है तो प्रश्न ये उठता है कि ये संवाद बोल कौन रहा, ये ए है, बी है, सी है, एक्स है, वाई है, जेड है। अगर आप इसकी व्याख्या नहीं है आपके पास, तो वो संवाद तो लेखक के अपने विचार या संवेदना हो सकती है। तो बहुत बड़ा काम है चरित्र चित्रण या कैरेक्टराइजेशन करना, लेखक की सबसे बड़ी चुनौती है। जैसे नाट्यशास्त्र या रंगमंच के बाकी साहित्य में कहा जाता है कि चरित्र 3 तरह के हो सकते हैं, या तो वो प्रख्यात होंगे, या वो काल्पनिक होंगे, या वो मिश्रित होंगे। तो मेरे जहन में हमेशा से ये रहा था कि जो भी मेरा अवलोकन है, कल्पना शक्ति है, या जो भी टेढ़ा मेढ़ा मेरा शिल्प है, चरित्र मेरे खुद के होने चाहिए। क्योंकि चरित्र का निर्माण करना ये नाटककार का इतना ही महत्वपूर्ण काम है जैसे कोई इंजीनियर घर बना रहा हो और पिलर किसी और ने बनाया हो। अंधा युग हिंदी का महान नाटक है, लेकिन मुक्तिबोध उसकी आलोचना में कहते हैं कि उसकी जो चरित्र है वो पूर्व स्थापित चरित्र है, वो बने बनाए चरित्र हैं। तो यहाँ एक नाटककार की दृष्टि से, हालांकि उसके संवाद अद्भुत संवाद है, महान नाटक है, इसे वो स्वीकार करते हैं, लेकिन आरोप तो नहीं कहूँगा, लेकिन उस पर एक छोटा सा टिप्पणी जरूर मुक्तिबोध करते हैं कि अंधा युग में जितने भी चरित्र हैं वो पहले से बनाए हुए चरित्र हैं। तो ये बात मेरे दिमाग में बहुत साफ थी कि वो जो चरित्र मैं बनाऊंगा वो प्रख्यात ना हो, उससे मैं बचूंगा। तो बहरहाल पॉपकॉर्न जो एक पहला नाटक है, उसको 10-12 साल हो गए। आज 10-12 राज्यों में लोग उसे कर रहे हैं। मैं नहीं कहता उनसे कि आप उसे कीजिए। तो 10-12 साल बाद कोई नाटक अगर 10-12 राज्यों में लोग खेल रहे हैं तो ज़रूर उसमें कुछ होगा जो लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन जब आप पात्र गढ़ते हैं तो उन पात्रों की कुछ सीमाएं भी होती हैं। जैसे कि पॉपकॉर्न की चर्चा अगर मैं करूं तो एक पात्र मैंने बना तो लिया था टुकिया, और शुरू में उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने कह भी दिया कि वो गूंगी है और मानसिक रूप से विक्षिप्त है। अंतिम दृश्य या क्लाइमेक्स आते आते उसके साथ हुए बलात्कार का विवरण या जानकारी उसे अपने मित्र कह लीजिए या सहयोगी कह लीजिए, या स्टेशन पे इस तरह के लोग साथ में रहते हैं, रूपक जो उस नाटक का मुख्य पात्र है, उसे देनी है। तो मैंने सोचा कि वो तो बोल भी नहीं सकती और विक्षिप्त है, तो वो कैसे बताएगी कि मेरे साथ क्या हुआ, और वो कैसे बताएगी कि किसने किया। तो ये जब चरित्र या पात्र आ जाते हैं तो वो अपनी पूरी सीमाओं के साथ आते हैं, क्षमताओं के साथ तो आते ही है। जैसे रूपक को मैं वो सारी क्षमताएं देना चाहता था कि वो पढ़ा लिखा है, तो वो सारी क्षमताएं मैंने दे दी,
ताकि वो वर्तमान राजनीति पर टिप्पणी कर सके। लेकिन मैं इस बात को भूल गया कि ये जो पात्र मैंने बना लिया है टुकिया, इसकी सीमा है, ये बोल नहीं सकती, बता नहीं सकती, और इसे बताना भी है अंतिम दृश्य में रूपक को कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। तो बहरहाल उसका एक अंश आपको पढ़ता हूँ कि उसने कैसे बताया और ये हल मैंने कैसे निकाला। नाटक पॉपकॉर्न का ये अंतिम दृश्य है। वैसे भी लोग सिर्फ टाइम पास के लिए ही बात करते हैं, मुझे कोई सीरियसली नहीं लेता। वैसे भी पॉपकॉर्न होता ही टाइम पास के लिए है, तो मैं भी टाइम पास, मेरा पॉपकॉर्न भी टाइम पास। और रही बात चिंतकों की, तो फिर चिंतन ही करते रहेंगे, अच्छी शासन व्यवस्था के लिए चिंतन, अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए चिंतन, पर साला कोई अच्छा आदमी बनाने के लिए चिंतन नहीं करता। यही सोचता सोचता आज स्टेशन पहुंचा, जीआरपी को पैसे दे ही रहा था, देखा टुकिया स्टेशन पर यहाँ से वहाँ भाग रही है। एक ने कहा, लो ये पागल का नाच देखो, एक और टाइम पास। मैंने ध्यान से देखा, टुकिया कुछ बताना चाह रही है पर वो कुछ बता नहीं पा रही है। मैं कुछ समझ पाता है इसके पहले ही वो मेरे पास दौड़कर आई और ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने ध्यान से देखा, टुकिया, पंडित चिल्लाया, भागी जा रूपा, भागी जा, आज ये पागल हो गई है, भाग भाग। मैं वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें अंगारे सी लाल थी, वो रोती नहीं थी पर आज आंसुओं ने विद्रोह कर रखा था। वो मुझे कुछ बताना चाह रही थी पर वो बोलती कहाँ थी। मैं तो बस खड़ा रहा समझने की कोशिश में। टुकिया खींच गई कि मैं तक उसकी बात नहीं समझ पा रहा था। मैंने सोचा भूखी होगी। मैंने उसे पॉपकॉर्न दिए, रूपक पॉपकॉर्न बेचता है। मैंने उसे पॉपकॉर्न दिए तो उसने गुस्से में फेंक दिए, चीख कर मेरे बाल पकड़ लिए, मुझे दनादन चाटे मारे, फिर हाथों में नोचने लगी। उससे भी मन नहीं भरा तो मेरे गालों को नोचने लगी। मैं चुपचाप खड़ा रहा पर वो रुकी नहीं, मेरी शर्ट फाड़ कर मेरी छाती को नोचने लगी। मैं कुछ समझ गया। आखिर में उसने मेरी गर्दन में जोर से काटा। मैं दर्द से चीखने ही वाला था कि वो चीख कर गिर पड़ी। मैंने नीचे पड़ी टुकिया को ध्यान से देखा। उसके शरीर पर वैसे ही निशान थे जैसे अब मेरे शरीर पर हैं। उसकी गर्दन पर दांतों के निशान और हाथों में नाखूनों के निशान मैंने देखे। मैं समझ गया कल रात टुकिया भी पॉपकॉर्न हो गई थी, किसी का टाइम पास। तो यहाँ वो बता पाती है इस तरह से कि उसके साथ क्या हुआ। अब अगली समस्या जो बतौर नाटककार मेरे सामने थी कि वो ये कैसे बताए कि ये किया किसने। आगे जाके उतना हिस्सा मैं पढ़ देता हूँ। सभी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। इतने में उसने अपने हाथ पल्लू के अंदर डाला और उसमें से एक आधा खाया सेब मुझे निकाल कर दिया। मैंने पलटकर तमाशबीनों की तरफ देखा, सब साले खड़े थे, बस वो फल वाला धीरे धीरे पीछे खिसक रहा था। मैंने दौड़कर उसे पकड़ा और पीटना शुरू कर दिया। साले हरामी, क्या किया तूने बता। टुकिया को सेब तूने दिया, बोल। हरामजादे, सुअर की औलाद, बोल, तेरा टाइम पास है क्या। तो ये बहुत शुरुआती बात है, 10-12 साल पहले। मुझे इतना हिस्सा इसीलिए अक्सर याद रह जाता है इस नाटक का, क्योंकि बाकी सब मैं शिल्प के तौर पर, चूँकि मैं लंबे समय युवा उत्सव कर चुका था, तो एक सफल नाटक कैसे खेलते हैं, एक इंगेजिंग नाटक कैसे खेलते हैं, बतौर निर्देशक वो मुझे थोड़ा थोड़ा आ गया था। कि जैसे चक्षु यज्ञ कहते हैं नाटक, तो ये 2 जोड़ी आंखों को पकड़े रखना मंच पर 1.5 से 2 घंटा, ये मैं थोड़ा बहुत सीख गया था, इसकी बाजीगिरी। लेकिन इस तरह की समस्याएं बतौर नाटककार मेरे सामने पहली बार आई थी। तो यहाँ से मुझे लगता है मैंने नाट्य लेखन को सीरियसली लेना शुरू किया। कुछ लोगों ने देखा है नाटक और बोला भाई नाटक में जो भाषा है वो बहुत चलता हुआ है, किल किल भज्जी, बिलोरन, कल्टी, ये नाटक की भाषा ही नहीं, ये सभ्य समाज की भाषा ही नहीं, नाटक तो दृश्य काव्य है। तो मेरे जहन में बहुत साफ था कि चरित्र की भाषा ही नाटक की भाषा होती है। लेखक अपनी भाषा में अगर नाटक लिखने लगेगा तो वो अपनी विचार और अपनी संवेदनाओं को इस कदर ठूसने लगेगा कि वो पठनीय रह जाएगा। सेठ गोविंद दास बड़े गर्व से कहते थे कि मेरे नाटक सिर्फ पठनीय हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। उसकी कई व्यवहारिक वजह भी थी, क्योंकि जब तक मैं मंच पे नाटक नहीं करूँगा मुझे उसका पैसा नहीं मिलेगा। तो मैं ऐसा कोई नाटक नहीं लिखना चाहता था जो पठनीय हो।
और पठनीय और दर्शनीय नाटक के बारे में मेरी साफ थी नज़र कि आम सूंघना नाटक पढ़ना है और आम का रस लेना नाटक को देखना है। तो ये बात बहुत साफ है। अक्सर लोग कहते हैं कि कविता बिकती है, किताब बिकती, उपन्यास की किताब बिकती है, कहानी की किताब बिकती है, नाटकों की किताब बिकती क्यों नहीं? तो मैं उससे कहता हूँ कि ये वागार्थ का मामला नहीं है, वागांग का मामला है, ये भाव भंगी का मामला है। अगर आपने बहुत छोटा था मैं मुगल आज़म देख रहा था, वहाँ बादशाह ने कहा तखलिया, तो मुझे नहीं मालूम इस शब्द का क्या अर्थ था उस वक्त। तो मैंने देखा कि उसके बाद सभी लोग सिर झुका के चले गए। बादशाह की बात से लोग सहमत नहीं थे, लेकिन जिस तरह वो जा रहे थे उससे समझ में आ रहा था कि वो असहमति है। तो शब्दों के परे रंगमंच जब जाता है तो वो सिर्फ वागार्थ नहीं रह जाता, वागांग हो जाता है। तो नाटक की इस ताकत को मैंने पहचानते हुए अगला नाटक लिखा, रेड फ्रॉग। बाद में मुक्तिबोध को भी पढ़ा तो वो कहते हैं स्वानुभूत जीवन की कल्पना द्वारा पुनर्रचना ही कला है। तो मैंने कहा कि मेरे जीवन के अनुभव आ तो रहे हैं इसमें। तो एक उसमें दृश्य है दीपावली के दिन जो उसका मुख्य चरित्र है उसको घर से निकाल देते हैं। तो उतना हिस्सा मैं चाहता था पढ़ूं, पर मुझे लगता है कि पढ़ देता हूँ, अब दादा ने कहा है तो पढ़ देता हूँ। इस नाटक को लेकर मैं बहुत डरा हुआ था। एक आदमी लगभग 1 से 1.5 घंटा मंच पे बोलता है, और उस समय मेरे पास ऐसी कोई सैद्धांतिक जानकारी नहीं थी कि नाट्य शास्त्र से उठा के मैं बताता कि एकल नाटक की कितनी पुरानी परंपरा भारत में है। और एरिस्टोटल की 3 यूनिट स्पेस को सिर्फ मैंने ही नहीं, हबीब तनवीर ने भी तोड़ा है। आज मैं ये कर पाऊंगा, आज मैं बता पाऊंगा, लेकिन उस समय अरुण पांडे जैसे लोग थे जिन्होंने कहा ये तो अच्छा है, करो इसको। तो मैंने विवेचना रंगमंडल के राष्ट्रीय नाट्य समारोह में पॉपकॉर्न भी किया और फिर बाद में रेड फ्रॉग भी किया। वो हिस्सा मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो कुछ गड़बड़ कर देता है, बचपन की घटना है उसकी। चूँकि मुझे बहुत पसंद है कि जब आप कल्पित पात्र करते हैं तो उसका पास्ट बनाना होता है, आपको प्रेजेंट बनाना होता है, उसका एक फ्यूचर भी बनाना होता है। इसलिए प्रख्यात चरित्रों पे नाटक लिखना बहुत आसान है, लेकिन कल्पित चरित्रों के साथ जब आप काम करते हैं तो उसकी एक पूरी जर्नी होती है, भले ही वो नाटक में दिखाई जाए या ना दिखाई जाए। बहरहाल तो ये उसके बचपन की बात है। मुख्य पात्र है प्रकाश जाधव। वो अपने बचपन की एक घटना के बारे में बताता है। उससे गलती हो जाती है, वो अपमान कर देता है पिता का, हालांकि वो उसे अपमान नहीं मानता, वो प्रश्न उठा देता है, पिता उसे अपमान की तरह लेता है। बात यहीं खत्म नहीं हुई, मैंने इस बार शायद ज़्यादा बड़ी गलती कर दी थी। पिताजी ने बाँह पकड़कर घर से निकाल दिया और करुणा मैडम से कह दिया, खबरदार जो दरवाज़ा खोला, वरना तुमको भी निकाल दूंगा घर से। दिवाली के दिन लक्ष्मी जी का मजाक, रात भर बाहर रहेगा तब समझ में आएगा। मैं शर्मिंदा सा थोड़ी देर बाहर खड़ा रहा, फिर करुणा मैडम को देखकर रो पड़ा। आई, दरवाज़ा खोलो। अब नहीं करूँगा। आई, मेरे फटाके की पन्नी दे दो। अच्छा। आई, खोलो ना, सब देख रहे हैं। आई, दरवाज़ा नहीं खुला। मैं पत्थर पर बैठा भरी दिवाली की रोशनी देखता रहा। सारी दुनिया नाच रही थी, बच्चे मिठाई खा रहे थे और पटाखे फोड़ रहे थे। मैं बस चुपचाप बैठा रहा। आधी रात बाद रामदीन के हाथ करुणा मैडम ने एक पन्नी में खाना और मिठाई भेजी। मैंने उसे छुआ तक नहीं। मैंने और मजबूती से लड़ने का फैसला लिया। कसम खाई कि कभी समझौता नहीं करूँगा। वो कसम और चाटा मुझे अब तक याद है। तो स्वानुभूत जीवन कल्पना के द्वारा पुनर्रचित होकर नाटक में कैसे आता है, इसका अनुभव मुझे, ये भी लगभग 10-11 साल पुराना नाटक था। इसकी चर्चा मैंने इसलिए की कि सिद्धांत मैंने बाद में जाने और करना पहले शुरू किया, जैसा भी किया, लेकिन बाद में मुझे यही समझ में आया कि चाहत पहले आती है, रास्ता बाद में। मेरे साथ बहुत सारे युवा हैं, 6 से 7 राज्यों के युवा यहाँ रहते हैं जबलपुर में और मेरे साथ थिएटर करते हैं। मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूँ। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि चाहत पहले आती है, रास्ता बाद में। आप ज़रूरी नहीं है कि
आप नाट्य शास्त्र जानते हो या अरस्तु का आर्ट ऑफ पोएटिक्स, वो आप कल भी पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। आप में नाटक करने की प्यास कितनी है वो बहुत ज़रूरी है। बहरहाल अगरबत्ती मतलब मैं पहले लिख चुका था, लेकिन उसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए लिखना, जहाँ देश का, इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे अच्छा रंगकर्म होता है, क्योंकि वहाँ देश के सारे विद्वान इकट्ठे होते हैं, वहाँ समीक्षा आलोचना बहुत उच्च स्तर की होती है। वहाँ के लिए अगरबत्ती लिखने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, कई ड्राफ्ट बनाने पड़े, और यहाँ मेरा अवलोकन, कल्पना और शिल्प काफ़ी मुझे लगता है ठीक ठाक रहा। इस नाटक को जितने भी तरह के मंच भारत में है, केरल का फेस्टिवल छोड़ दें तो भारत का ऐसा कोई मंच नहीं है जहाँ इस नाटक का मंचन ना हुआ हो, और इसको शायद ही कोई अवार्ड हो जो छूट गया हो, जो ना मिला हो। इसे खेलते भी बहुत अच्छा है, एनएसडी की टीम ने भी बहुत अच्छा खेला। उसका एक दृश्य मैं बाद में आपको पढ़कर बताऊंगा, लेकिन यहाँ मैं एक बात को बहुत पक्के से समझ पाया। केदारनाथ सिंह की एक कविता है, बहुत प्रचलित कविता है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, कि उसने कहा, उस कविता की आखिरी लाइन है, मैं सीधे आखिरी लाइन पे आता हूँ, जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया। ये सभी ने सुनी होगी। नाटक के बारे में मैंने ये जाना बहुत अच्छे से, गहराई से। कैसे जान, सिर झुकाकर, पैर पटक कर, कैसे गई वो जो कह रही थी कि मुझे जाना है, और मैंने कहा जाओ, ये जानते हुए भी कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। नाटक की ये शक्ति जो शब्दों के परे जाती है और संवेदना और विचारों को दिखाती है कि क्या वो सिर पटक के गई, क्या वो सिर उठा के गई, या रोते हुए गई, या दूर जाके खड़ी हो गई और आज तक पलट कर देख रही है। शब्दों की सीमाओं के परे नाटक जाकर कैसे काम करता है, ये मैंने अगरबत्ती की प्रक्रिया के दौरान समझा। एक इसका दृश्य छोटा सा आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। इसमें 9 महिला पात्र हैं। पूलन देवी ने जिन ठाकुरों को मारा उनकी विधवाएं काल्पनिक पात्र हैं। ये 2 महिलाएं हैं, एक का नाम है पार्वती, एक का नाम है दमयंती। दमयंती युवा है और पार्वती थोड़ी सी उससे उम्र में बड़ी है। इन दोनों के संवाद हैं, संवाद में लगातार पढ़ूंगा मैं, बार बार पार्वती या दमयंती नहीं कहूंगा, इससे समय भी बचेगा। दमयंती उससे पूछती है, पार्वती का एक संवाद, एक झगड़ा होता है, उसके बाद वो कहती है, अरे मैं तो करोरी, ये बुंदेली में लिखा, मेरी मातृ भाषा है, बोली है, माँ से अक्सर सुनता रहा कहावतें और बहुत सारी, बचपन से ही सुनता रहा। मैं तो करोरी, परमेश्वर को नाम लो और काम पे लगो, लज्जो जे सब अंदर रखा, बंद करबे को बखत होगा, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, समझी दम्मू इनके चाहे बगैर कछु नहीं होए, ऐसा है तो सच बोलबे में काय को डर। ये दमयंती का संवाद है। अब मैं नाम नहीं लूंगा, इसे लगातार पढ़ देता हूं। डर रहत है अपनन को, तब तो सच तरपी देख के कहने पड़े, जी तो कहे थे किशन अर्जुन से युद्ध में, का कहे थे जी, जब घरई के सामने घेरे खड़े रहे तो अर्जुन बाण कैसे मार तो भला, सुरुगव लड़त लड़त। तब किशन बोले, जे जो सामने खड़े हैं भले ही नातेदार हैं, उन पे धनुष तानवे में जरा नहीं चकी अर्जुन। फिर का किशन कहे, सत असत देखन के लाने मोह छोड़ के देखन पड़े, तब जाके अर्जुन ने अपने काम करो। और अर्जुन कहा, पर ऐसो असल जिंदगी में तो नहीं हो सके जित जी, हमसे तो नहीं हो पा रहा, तुम अपने किशन संगे खड़ी रह सकत हो। अब हमारी जिंदगी में तो एक ही संगी हैं, हमारे किशन, और किशन तो कुआं पे नीचन की औरतों नहीं लुगाइयन के साथ खड़े हुई है ना, जौन की छातियां रघु ठाकुर को आम को खेत लगत थी। तो सो बजात है ठाकरन की कि मर्दन की, छोड़ो तुमने संभाल पे हो सच को भार, न हो सको उनकी संगी। दमयंती
ठाकुर निशान और नीचन की नुगाइयाँ निशाना है ना जिज्जी, वो सब हरी हंसी ठिठोली में हो तो की ठिठोली। कभी तुम आए लज्जो ज सुमन संगे भाई ठिठोली, छोड़ो तुमने संभाल पे हो न सुन पे हो सच, कैसो सच चमाट टोला की न चलाओ, बा अलग बात है। काय से कि वो में तुम्हारे पति पंचायत ने चलाई हती, पंचायत की मान मर्यादा पे थूको हतो नीचन ने, मान मर्यादा तो पंचायत ने टांगी हती कलमबाड़ी में। अर्थियां उठी हैं ते एक साथ, उतर बस्तियां जली हैं एक साथ, दो ही तरफ से बिगड़त है बात, दो ही तरफ से बिगड़त होती तो नीचन की खाली नीचन की पीठ नीरी न होती जिज्जी, दमो तुम चलो ठकुराए ना जाए थे। बहरहाल ये एक लंबा सीन है। अगरबत्ती की प्रक्रिया के दौरान बहुत सारी और चीज़ें मैंने सीखी और ये यात्रा चल रही है। एक नाटक और लिख रहा हूँ फिलहाल, एक मुक्तिबोध की लाइन है, सहर्ष स्वीकारा है जिंदगी में जो कुछ है जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है जिंदगी में जो कुछ है जो भी है, क्योंकि जो भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। तो दर्शक इन नाटकों को पसंद करते हैं, देखते हैं, यही मेरी उपलब्धि है फिलहाल। आलोचकों और बाकी लोगों को देखने का मेरा अपना नज़रिया है, क्योंकि मैं आलोचकों की भी आलोचना कर पाने की दृष्टि रखता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं उनके पीछे कभी दौड़ता नहीं। मेरे लिए जो देखने वाला दर्शक है, अगर वो अपनी ज़िंदगी से मेरे नाटकों को जोड़ पा रहा है, देख पा रहा है, इस तरह से मेरे भीतर का नाटककार आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है नाटक लिखने की प्रक्रिया में मैं अभी युवा हूँ, मेरे दूध के दांत टूट चुके हैं और अभी अभी मैंने युवा अवस्था में कदम रखा है। आगे देखिए क्या होता है। शुक्रिया ये मौका देने के लिए, आप सबका इतना ध्यान से सुनने। आभार। लिखते रहे, रचते रहे, बचते भी रहे। अभिव्यक्ति पर खतरे हैं, षड्यंत्र बड़े गहरे हैं। 28 वर्षों की सुदीर्घ रंग यात्रा, 60 नाटकों से ज्यादा का निर्देशन, 60 नाटकों में अभिनय, 40 का निर्देशन, 10 नाटकों का लेखन, संप्रति आदि शंकराचार्य और आदि हकीकत आधा फसाना को लेकर चर्चाओं में। और ये नाटक काफी घूम रहे हैं, काफी मचा रहे धूम है। और अपने अनुभवों के साथ संजय गर्ग। यहां उपस्थित सभी सुधीजनों को, कलाकारों, साहित्यकारों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कालजयी अनिल कुमार श्रीवास्तव फाउंडेशन शब्द 2000, जिसे आपने शब्दों का त्योहार भी कहा है। उसमें आपने मुझे नाट्य चर्चा के लिए आमंत्रित किया। मैं अपनी तरफ से और रंग संस्था नाट्यलोक परिवार की ओर से आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। ये परम सौभाग्य की बात है कि भारतीय ज्ञानपीठ अकादमी ने ये पुस्तक सलवटों का सरगना, इसका प्रकाशन किया। ये हमारे लिए बहुत संस्कारधानी के लिए और शहर के लिए काफी गौरव की बात है। मैं साथ साथ इस 2 दिवसीय आयोजन के लिए इस फाउंडेशन को बधाई देता हूं कि आपने जो ये आयोजन किया, इसमें ढेर सारे रंग दिए। इसमें कविता पाठ भी है, नाटक भी है, नाटक की चर्चा भी है, पोस्टर प्रदर्शनी भी है। और ये इसलिए भी आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोरोना काल की भीषण महामारी के बाद हम कलाकारों को सामान्य होने में ये इस तरह के आयोजन एक औषधि का काम करेंगे और एक टॉनिक का काम कर रहे हैं। आप सबका इसलिए मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं। इसके पहले कि मैं आगे की बात कहूं, मैं अपने उन साथियों को याद करना चाहता हूं जो पिछले 2 वर्षों में हमसे बिछड़ गए, हमारा साथ छोड़कर चले गए। संस्कारधानी के
वरिष्ठ रंगकर्मी डायरेक्टर श्री बसंत काशीकर और गौरी शंकर यादव अब हमारे बीच नहीं है। मुझे याद है कि काशीकर जी से मेरी आखिरी मुलाकात उनके घर पे हुई थी। उस दिन ज्ञान जी भी आए थे और ज्ञान जी कचौड़ियाँ लेकर आए थे और वो कचौड़ियाँ परोस दी गई थी और काशीकर जी ने अचानक उठे और मुझे एक कचौड़ी का निवाला अपने हाथ से खिलाने लगे। मैं थोड़ा सा असहज महसूस किया। मैंने कहा भैया ये क्या कर रहे हैं? बोले बेटा खा ले, मालूम नहीं ये खाने खिलाने का मौका फिर मिले ना मिले। काशीकर जी मौत के बारे में बड़ी मजेदार बातें किया करते थे। जैसे किसी नए कलाकार से मिले तो या किसी का काम उन्हें अच्छा लगा तो उससे आग्रह करते थे, बोलते थे यार एक बार मेरे साथ तू ये लाइट कर ले, ये कॉस्ट्यूम कर ले, या म्यूजिक कर ले, या मेरे साथ में एक्ट कर ले। तो यदि सामने वाला पूछता क्यों? बोले यार पता नहीं तुझे या मुझे अफसोस रहे यदि मैं जिंदा नहीं रहा तो मौत के बारे में बड़ी अजीब अजीब बातें किया करते थे। एक दिन मुझसे कहने लगे संजय यदि जब मैं मर जाऊं तो मेरे बगल में आके उदास होके मत खड़े होना, खड़े होकर कुछ नाटक के संवाद मेरे कान में बोल देना, कोई गीत गुनगुना देना नाटक का, और मुझे मुंह लटका के नहीं ताली बजाते हुए हंसते हुए विदा करना। अफसोस कि काशीकर जी को हम कंधा भी नहीं दे सके, जिन्होंने इतना इतना काम किया। बहुत अफसोस की बात है, पर हां उनकी कही बात को हम पूरा कर सकते हैं। कोरोना के बाद उन पर कोई कार्यक्रम भी नहीं हुआ, कुछ ऐसी स्थितियां थी हम श्रद्धांजलि भी नहीं दे पाए। काशीकर जी का जो आखिरी वाक्य है कि संजय मुझे ताली बजाकर विदा करना, मेरी हार्दिक इच्छा है यदि आप में से कोई उसे अन्यथा ना ले, हम सब खड़े होकर ताली बजाकर काशीकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। धन्यवाद। वो गीत के बोल हैं कि ये जीवन है, इस जीवन का यही रंग यही रूप, थोड़े गम है थोड़ी खुशियां। ये गम तो रहेगा पर एक खुशी का मौका भी बहुत जल्द आने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी बहुत अगले माह हम अरुण भैया के जो रंगकर्म के जो 50 वर्ष जो उन्होंने काम किया है उस पर एक केंद्रित एक बहुत बड़ा जलसा होने वाला, बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला। उनके निर्देशित नाटक होंगे, बहुत सारी चर्चाएं होंगी, बहुत सारे लोग आएंगे, बातचीत होगी, एक त्योहार का उत्सव का माहौल होगा और हम सब उसमें साथ होंगे। तो एक खुशी का पल भी आने वाला है। जब मुझे ये विषय बोला गया था तब मुझे लगा था कि बड़ा आसान सा विषय है, मैं इस पे बोलूंगा कुछ अपने प्रिय नाटकों के बारे में और कुछ प्रिय चरित्रों के बारे में। पर बाद में मुझे लगा कि मैंने थोड़ा सोचा तो मुझे लगा नहीं, ये इतनी आसान बात नहीं है। इतने ढेर सारे नाटक, इतने सारे चरित्र, और जब मैंने खुद करीब 80 नाटकों में अभिनय किया, करीब 40 से 50 नाटकों का निर्देशन किया, 10 नाटक लिखे और लगभग मैंने 500 से ऊपर नाटक देखे हैं, तो मेरे लिए बड़ा कठिन मामला था। और फिर मैं अपने नाटकों के बारे में बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता था कि मुझे लगता कि वो ठीक बात नहीं है, उसका मूल्यांकन मैं नहीं, दर्शक करें। तो इसलिए मैं उन नाटकों को अपने इस
वक्तव्य में शामिल नहीं करूंगा। और मैं थोड़ा सा विषयांतर भी हो रहा हूँ, जो मुझे विषय दिया गया उसकी वजह भी है। वजह यह है कि मैं पहले तो मैं एक्टर हूँ, उसके बाद डायरेक्टर हूँ, और उसके बाद मैं राइटर हूँ या नाटक लिखता हूँ। बहरहाल मैं अपने विषय पर आता हूँ। मैंने अपना रंग कर्म 90 के दशक में शुरू किया। 90 में मेरी रेलवे में नौकरी लगी और मैं भोपाल पहुंचा। भोपाल में मैंने नाटक शुरू किया। मेरा पहला नाटक था चंदा बेड़नी। नट बुंदेले के बैनर तले अलग जी ने इसे डायरेक्ट किया था, और मैं उसमें एक साधु का रोल करता था। ये स्वांग था, स्वांग। मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने को मानता हूं कि उस दौर के प्रतिभाशाली कलाकार और उस नाटक का जो म्यूजिक किया था वो कारण जी ने किया था और ओम प्रकाश चौरसिया जी ने किया था। इसके अलावा सागर से स्वांग के कलाकार आए थे, राम सहाय पांडे और उनका ग्रुप था। इतने सारे लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। उसमें खूब नाच था, गान था, ये था, सारी चीजें थी। मैंने उसको खूब एक नया कलाकार जिस तरह एंजॉय करता उस तरह मैं एंजॉय किया, और उसमें मुझे ये लगा कि मेरे अंदर जो एक्टिंग के तत्व हैं, जो मेरे अंदर जो एक कलाकार है, वो उस नाटक में अलग जी ने उस साधु जो स्वांगिया है उसके माध्यम से वो बाहर लाए। मुझे याद है कि उस नाटक में रंजना तिवारी उसमें चंदा का रोल करती थी। कमाल की अभिनेत्री, ऐसी अभिनेत्री बहुत कम देखने मिलती हैं जो डांसर भी हैं, जो सिंगर भी हैं, जो एक्टर भी हैं। उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। ये मेरा पहला नाटक था, यहां से मेरी रंग यात्रा शुरू हुई थी। इसके बाद नब्बे से लेकर 97 तक मेरे 2 ही काम होते थे, नौकरी करना, रिहर्सल करना और नाटकों के शोज देखना। मैंने उस दौर में खूब सारे नाटक देखे। भारत भवन में मैंने लगातार जितने नाटक होते थे मैं कोई भी नाटक मिस नहीं करता था। भारत भवन रेपेट्री के मैंने नाटक देखे थे, और जो बाहर से लोग नाटक करने आते थे वो देखे थे। घासीराम कोतवाल, मालविकाग्नि मित्र, 3 पेनी ओपेरा, गोदो, महानिर्वाण, भाई प्रकट कृपाला, दीन दयाला, परिंदों की सभा, ये सारे नाटक जो बेहतरीन नाटक थे मैंने वहां भारत भवन में देखे थे। और भारत भवन में ही मेरा पहला पसंदीदा, जो मेरा सबसे पसंदीदा नाटक था वो महानिर्वाण मुझे सबसे पसंद है। उसके बाद पहले वो भारत भवन रेपेट्री में हुआ और फिर उसके बाद नट बुंदेले भोपाल में, और दोनों नाटकों का निर्देशन अलकनंदन ने किया था। ये नाटक मुझे बहुत प्रिय है। इस नाटक के साथ किस्सा ये है कि ये नाटक अलग जी डायरेक्ट करना चाहते थे। करण जी उस समय रंगमंडल के डायरेक्टर थे। अलग जी ने कहा कि करण जी मैं ये नाटक को डायरेक्ट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ये नाटक हिंदी में फेल हो चुका है और यदि तुम इस तरह का ये नाटक करोगे तो ये जोखिम होगा, जोखिम का काम होगा, तुम ये नाटक मत करो। तो अलग जी ने कहा कि नहीं बाबा मैं कोशिश करता हूँ। और उस समय करण जी कर्नाटक बेंगलोर किसी काम से 2 महीने के लिए गए थे और अलग जी ने वहां पे रिहर्सल शुरू कर दी थी। उस रिहर्सल में प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, उस नाटक की रिहर्सल शुरू हुई और उसका फॉर्म तलाशा जा रहा था। वो फॉर्म उनको मिल नहीं पा रहा था कि ये इसको किस रूप में, और एक डर भी था कि नाटक हिंदी में फेल हो चुका है, किसी ने किया था। कामले भैया ने अलग जी को एक बात बताई, बोले इस नाटक को आप जबलपुर के उड़िया मोहल्ले के आधार पे डिजाइन करो, वहां की बोली, उठना बैठना, मिलना जुलना, उस हिसाब से आप इस नाटक को डिजाइन करो। अलग जी को बात समझ में आई। अलग जी ने उसको शुरू किया, कुछ म्यूजिक बनने लगा। उसके बाद कारण जी बेंगलोर से लौटे। कारण जी को जो इन लोगों ने काम किया था वो पसंद आया और कारण जी ने कहा कि मैं इसमें भाऊराव का रोल करूंगा।
भावराल उसमें केंद्रीय पात्र हैं, उसका रोल करेंगे। और म्यूजिक भी कारण जी ने ही उसका किया था। कारण जी उसमें उस नाटक में उन्होंने भावराव का रोल किया, और उसके बाद में उस रोल को द्वारका भैया ने किया और इरफान सौरभ जी ने भी किया। मुझे बहुत ये सौभाग्य की बात है कि एक ही कैरेक्टर को, नाटक में ऐसा बहुत कम देखने मिलता है, एक ही समय एक ही कैरेक्टर को 3 बड़े प्रतिभाशाली महान लोगों ने किया, और जिसको मैंने देखा, और तीनों ने अपने अपने हिसाब से उस नाटक को, उस कैरेक्टर को कंसीव किया, और उस कैरेक्टर को अलग अलग ढंग से किया। पर तीनों लोगों ने ये सिद्ध किया कि ये कैरेक्टर, भावराव का कैरेक्टर ऐसा ही है। बहुत बहुत शानदार अभिनय तीनों का रहा था। भारत भवन में मैंने ढेरों नाटक देखे, उसमें एक नाटक निठल्ले की डायरी भी पहली बार मैंने भारत भवन में ही देखा था। कमाल का नाटक। मैं उस समय भोपाल में था। जब वो नाटक चल रहा था तो मैं बता नहीं सकता कि दर्शकों में क्या बात चल रही थी। और नवीन भैया का टाइमिंग, विद ह्यूमर, जो हास और व्यंग का जो बैलेंस है, जो उस नाटक में दिखा था, वो कमाल का था, कमाल का। आज तक भोपाल में ढेरों लोग उस नाटक के उस शो को याद करते हैं जिस शो को मैंने भारत भवन में देखा था। कमाल का शो था। ताली नवीन भैया के लिए। इसी दौर में मैं भाग्यशाली हूं कि जिस दौर में मैं रहा, वहां पे मुझे बड़े बड़े डायरेक्टर्स का, लेखकों का काम देखने, सुनने, समझने, करने का मौका मिला। उसी समय हबीब साहब भी भोपाल में थे, उनके नाटक चल रहे थे। उनके सारे नाटक मैंने देखे, और सबसे मुझे जो उनका अच्छा नाटक लगता है वो आगरा बाजार। मैं उनकी रिहर्सल में अक्सर जाया करता था और उनकी रिहर्सल में बैठता था। चूंकि उनके यहाँ वहाँ छत्तीसगढ़ से आए हुए कलाकार और कुछ शहर के, भोपाल के कलाकार काम करते थे, मैं उससे कई बार आग्रह करता था कि मुझे भी कोई रोल दीजिए, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। बोला ठीक है, देखता हूँ, यदि रोल होगा तो मैं तुमको खबर करूँगा, तुम करना। हालांकि मौका नहीं आया। मुझे जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा। हाँ, पर कारण जी के जब कहीं बाहर जाते थे तो मेरी ड्यूटी होती थी कि कारण जी का टिकट मैं कंफर्म करवाऊं, और यदि टिकट कंफर्म नहीं होता है तो उनको ट्रेन में छोड़ने जाऊं और टीसी दोस्तों से बोलूं कि भाई सर के लिए वहां पे एक बर्थ दे दो। और वो बड़े मुस्कुराते हुए, जब मैं स्टेशन से निकलता बड़े मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए मुझे धीरे से थैंक यू बोलते थे। मुझे अभी भी हबीब साहब का वो चेहरा याद है। मैं उसके अलावा मैंने बंसी जी के लगातार वहाँ पे उस दौर में चल रहे थे, शोज चल रहे थे, उनके नाटक देखे। सबसे बेहतरीन नाटक उनका, सबसे मुझे प्रिय जो नाटक है वो तुक्के पे तुक्का लगता है। और उनकी रिहर्सल कला परिषद के पीछे होती थी, और हम लोग जो है कला परिषद के गलियारे में प्रैक्टिस किया करते थे। वहाँ के जब टी ब्रेक होता था तो वहाँ के बहुत सारे कलाकार और हम लोग चाय की दुकान में खड़े होते थे, बहुत सारी बातचीत होती थी। उस दौर में वहीं पे कन्हैया कैथवास, राजकुमार रैकवार, द्वारका दाहिया, इन सारे युवा साथियों से मुलाकात हुई, और जो बाद में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुँचे, उन्होंने वहाँ से अपनी पढ़ाई की और अब हिंदुस्तान के अलग अलग जगह बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। भोपाल के प्रिय पात्र मेरे केवल नाटक के अंदर के नहीं रहे, कई बाहर के भी रहे। जैसे मुझे भोपाल में सुरेंद्र वानखेड़े मेरे प्रिय पात्र हैं, वो रिदमिस्ट है। यदि पात्र की डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी कर दी जाए तो सुरेंद्र वानखेड़े मेरे प्रिय पात्र हैं। सुरेंद्र वानखेड़े, यदि आपने उनको सुना हो तो वो परकशन में कमाल का उनका सिद्धस्त है। वो एक साथ 15-20 इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, और कारण जी से लेकर आज तक
उनके काम में वही धार है, वही बात है। और आज सुरेंद्र वानखेड़े हर दूसरे तीसरे नाटक में म्यूजिक दे रहे हैं। जबलपुर भी आए थे उन्होंने, कबीर, अच्छा भाई, कबीर में बजाया सुरेंद्र वानखेड़े। मैं बहुत प्यार से अपने उस पात्र को याद करता हूं, जो मेरा साथी भी था भोपाल में और मेरा दोस्त भी। अनूप जोशी बंटी एक मेरे दोस्त हैं जिन्होंने जबलपुर में भी काम किया। और बंटी के साथ जो खास बात यह है कि बंटी टोटलिटी में काम करते हैं। बंटी दूसरे रंगकर्मियों की तरह ऐसा नहीं करते कि पहले नाटक की रिहर्सल हो जाए, फिर म्यूजिक हो जाए, कुछ लाइट हो जाए, कॉस्ट्यूम हो जाए, फिर मेकअप हो जाए, वगैरह वगैरह हो जाए और फिर उस सबको जोड़ दिया। बंटी, अनूप जोशी बंटी जब पहले दिन से अपनी रिहर्सल शुरू करते हैं तो वो हर चीज पे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। वो लाइट पे, कॉस्ट्यूम पे, मेकअप पे, सेट पे, लाइट और लाइट की इंटेंसिटी तक में काम करते हैं। और उनके कई बहुत चर्चित नाटक हैं, प्लीज मत जाओ, और एक नाटक यहाँ शहीद स्मारक में हुआ था अलबेर कामू का, अर्थदोष, उसमें उनके काम को आपको देखने का मौका मिल सकता है। और यहाँ एक दिक्कत ये भी होती है कि हम जिन नाटकों की बात कर रहे हैं उन नाटकों को चूंकि अधिकतर लोगों ने देखा नहीं है, तो हमको उस दृश्य को यहाँ पे समझाने या उस दृश्य को पैदा करने में मुश्किल है। हालांकि नाटक में समस्या है, नाटक में इसलिए भी समस्या है कि नाटक के दर्शक अलग अलग नाटकों के अलग होते हैं। और फिर ये भी होता है कि हम नाटक वाले कई बार दूसरे नाटक वालों के नाटक नहीं देखते हैं, तो हमारे पास वो कनेक्टिविटी भी नहीं होती है। तो इसलिए हो सकता है कि मेरी बात उस तरह से संप्रेषित ना हो, पर ये सारे जिन लोगों की बात कर रहा हूं, ये मेरे प्रिय नाटक प्रिय पात्र रहे हैं जिनके साथ मैंने बहुत सारा काम किया। भोपाल में मैंने अलग जी के साथ 15 साल काम किया। अलग जी के 2 महत्वपूर्ण नाटक थे, एक स्वांग मल्टीनेशनल और राजा का स्वांग। इन दोनों नाटकों में मैंने अभिनय किया। और स्वांग मल्टीनेशनल मैंने अलग जी के निर्देशन में किया, और फिर अभी मैं स्वांग मल्टीनेशनल नट बुंदेले के बैनर तले उसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। उसके करीब 25 शो हो चुके हैं। और दूसरा नाटक है राजा का स्वांग। ये एक बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। इस नाटक के बारे में मैं थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा। ये नाटक राहुल सांकृत्यायन की कहानी, वोल्गा से गंगा में एक पात्र है सुदास पर केंद्रित है। जब ये नाटक शुरू हुआ तो अलग जी ने, मैं उसमें मुझे केंद्र पात्र बनाया था उन्होंने, और वो समीर का रोल था। मुझे 10-15 पेज की एक स्क्रिप्ट थी। बोले आप इसको याद कर लो और ये नाटक शुरू करना है। ठीक, 10 दिन बाद, 10-15 दिन बाद वो फिर आए, बोले नहीं ये जो है ये ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लगा चेंज होना चाहिए, ये 20 पन्ने लिख लो। वो भी ठीक, मैंने वो 20 पन्ने याद कर लिए। उसके बाद फिर से ये चलता रहा सिलसिला। उसके बाद उन्होंने उन पेजेस को रिजेक्ट कर दिया, नए पेज दिए। आप विश्वास करेंगे कि मैंने उस नाटक के 300 पन्ने याद किए थे, और वो भी बार बार रिजेक्ट हो रहे थे। परेशान था। और अलग जी का एक स्टाइल था रिहर्सल करवाने का। वो जैसे वो सांड को लाल कपड़ा देख के ललकारते हैं ना, तो वैसे वो कई बार उत्तेजित करते थे एक्टर्स को। तो मुझे बहुत उस नाटक के दौरान उन्होंने उत्तेजित किया, तरह तरह की बातें कही। और जब ये सिलसिला 4 महीने चला, 4 महीने बाद वो मुझे एक दिन बोलते हैं, मैं सुबह 10 बजे से फ्लोर पे खड़ा था, शाम को 9 बजे अलग जी बोलते हैं, मिस्टर गर्ग आप नाटक छोड़ दीजिए, आपके बस का नहीं है, आप जाके रेलवे में बाबूगिरी कीजिए। मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। बाप रे बाप, 4 महीने से मैं इस नाटक में लगा हुआ हूँ, और मैं फ्रस्ट्रेट होके मैं लिटिल बैले ट्रूप भोपाल में श्यामला हिल्स में रिहर्सल होती थी, मैं मोटरसाइकिल लेके निकला, 3rd स्टॉप में रहता था। और न्यू मार्केट से उतरते हुए मैं इतना तनाव में आ गया कि मेरी मोटरसाइकिल कहीं जाके टकरा गई और मैं कहीं गिर गया। मैं रोड पे खड़े होकर मालूम नहीं मैंने क्या क्या चिल्लाया, क्या क्या बोला। कुछ दोस्त लोग पीछे आ रहे थे, उन्होंने मुझे वापस घर पहुंचाया।
दूसरे दिन अलग जी को ये सारी जानकारी रात में मिल गई। दूसरे दिन वो मेरे पास पहुंचे, मेरे घर पहुंचे और बोले कि यही फ्रस्ट्रेशन तो मैं इस रोल में, समीर के रोल में चाह रहा था, तुम 4 महीने से कर नहीं पा रहे थे, इसलिए मैंने तुमको बोला। और अब वो फ्रस्ट्रेशन तुम समझ गए हो, अब आज से वो रिहर्सल में उस बात को लाना शुरू कर दो। भोपाल में काम करते हुए ढेरों साथियों के साथ काम किया, अलग अलग काम किया। आज वो हमारे बीच नहीं है। मैं बहुत प्यार के साथ उन साथियों को याद करना चाहता हूँ। उसमें है इरफान सौरभ, चंद्रहास तिवारी, जोगेंद्र श्रीवास्तव और बंसीदा अभी कुछ समय पहले ही हमसे बिछुड़ गए हैं। इसके बाद किन्हीं कारणों से मुझे जबलपुर आना पड़ा। मेरे पारिवारिक कारण थे। तब तक मैं अलग जी के और नट बुंदेले के बैनर तले लगभग 200 शोज कर चुका था नाटकों के। हिंदुस्तान के प्रतिष्ठित नाट्य समारोह में उनके निर्देशित और मैं अभिनय जिन नाटकों में कर रहा था उन नाटकों को किया। भारत रंग महोत्सव जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली द्वारा आयोजित होता है, उसमें 6 बार 6 नाटकों में अलग जी के नाटक हुए और उन 6 नाटकों में मैंने अभिनय किया और 4 नाटकों में केंद्र में था। उसमें चंदा वेडनी था, जाति पूछो साधु की, सुपरीमो, चारपाई, महानिर्वाण, ऐसे करके 6 नाटक। और उसके बाद वहाँ की रंग यात्रा समाप्त करके मैं जबलपुर आ गया। जबलपुर जब आया तो पहले मैं रेलवे के साथियों के साथ रिहर्सल करता था और कुछ नाटकों की छोटी मोटी रिहर्सल होती थी। तब मैंने एक चीज महसूस की कि जबलपुर और भोपाल के रंगकर में बहुत अंतर है। जमीन आसमान का काम करने की जो बात है उसमें बहुत अंतर है। जबलपुर में जब मैंने शुरू में नाटक किया था तो नाटक करने वाले 4 होते थे और उसको बताने वाले 10 होते थे। वो सामने बैठे होते थे। डायरेक्टर कुछ बताता था, थोड़ी देर बाद एक आके कान में कुछ बोलता था, फिर क्या कहते तीसरा आदमी आता था, वो बोले ये नहीं ये ऐसा करो, फिर चौथा आदमी आता था। ऐसे करके 10 आदमी पैरेलल डायरेक्शन करते थे। मुझे इसकी आदत नहीं थी। अलग जी का जो काम करने का स्टाइल था वो बहुत डिसिप्लिन था। अलग जी के नाटकों में एक परिंदा भी, रिहर्सल में एक परिंदा भी नहीं घुस सकता था। 15 साल की रिहर्सल में मुझे याद है कि 6-8 गिने चुने चेहरे ही उस रिहर्सल में घुसे। उनके नाम हैं गौरी शंकर यादव, जबलपुर से गए थे, वो रिहर्सल में आए थे। उसके बाद मंजूर एहतेशाम, एक रिहर्सल में डरा हुआ आदमी की रिहर्सल में अरुण भैया आए थे। अलावा इसके एक बार संजय खन्ना, विनय शर्मा और जबलपुर से ये हमारे कलाकार साथी जो भोपाल गए थे, वो उनको नाटक देखने की इजाज़त मिली थी। मेरे लिए बड़ा मुश्किल थी, बड़ी अजीब सी बात थी कि भाई ये क्या है। इसके बाद जब विवेचना थिएटर ग्रुप की रिहर्सल शुरू हुई है, काशिका जी ने रिहर्सल शुरू की, वहाँ भी यही आलम। मैं वो मायाजाल के नाटक की रिहर्सल शुरू हुई, मैं रामधन के रोल में था, उसकी प्रैक्टिस करता था। वही ये सिलसिला, एक आदमी आया कान में कुछ बोले, एक आदमी, वहाँ तो और स्थिति बिगड़ गई। जब टी ब्रेक होता था तो मुझे घसीट के ले जाते थे कोने में लोग, और हाथ हिला हिला के बोलते थे, ऐसा हाथ करना, ऐसी टांग करना, इधर पे देखना, ऐसा उठना, वैसा बैठना। मैं पागल हो गया। 14-15 दिन रिहर्सल हुई। एक दिन मैंने रिहर्सल रोक दी। मैंने कहा काशीकर जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस नाटक के डायरेक्टर काशीकर जी हैं या ये समूह निर्देशन है? कितने लोग इस नाटक को डायरेक्ट कर रहे हैं? और मैंने कहा मैं इस माहौल में नाटक करने का आदी नहीं हूं, मैं माफी चाहता हूं और मैं जा रहा हूं। खैर, बाद में मुझे दुख भी लगा, काशीकर जी ने मुझसे बात की, पर मुझे बाद में लगा कि यदि उस डिसिप्लिन का आनंद है या उस डिसिप्लिन में क्रिएशन होता है, तो इस
जो उत्सव का माहौल यहाँ पे रिहर्सल में होता है, जहाँ लोग एक दूसरे को बताते हैं, बातचीत होती है, छीटाकशी होती है, तरह तरह की बातें होती हैं, वहाँ भी एक अपना कैरेक्टर क्रिएट करने का, एक नाटक डायरेक्ट करने का, एक कृति को सजाने संवारने का भी एक बहुत अच्छा मान। तो अब तो खैर मैं इसका आदी हो गया हूँ और मैं तमाम मजाक, हंसी और ठिठोली के बीच भी नाटक डायरेक्ट करता हूँ या मैं एक्ट करता हूँ। जिस समय मैं जबलपुर आया था, उस समय जबलपुर में परसाई जी को लेकर बहुत चर्चा होती रहती थी और नाटक में खास तौर पे लोग परसाई जी की बहुत बात किया करते थे और लोग अपने को तरह तरह से परसाई जी से जोड़कर किस्से कहानियां हमें सुनाया करते थे। ये भोपाल में भी ये आलम था कि भोपाल में जो तमाम रंगकर्मी है वो अपने आप को कारण जी से जोड़कर बहुत सारे किस्से कहानी सुनाया करते, कई तो किस्से गढ़ लेते थे। भोपाली तो वैसे ही बहुत गप्पी होते हैं, बहुत सारे किस्से कहानियां सुनाने लगते थे। तो उस समय मुझे लगा था, मुझे खुशी भी हुई थी कि मैं कारण जी के शहर से परसाई जी के शहर में आया हूं। इसके बाद यहाँ पे मैं जबलपुर आया, परसाई जी के नाटक, तमाम नाटक हो रहे थे, निठल्ले की डायरी, भोलाराम का जीव, भेड़िया तंत्र, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पे मैंने पहली बार सीताराम सोनी जी को भोलाराम के जीव में एक्ट करते देखा था। मुंबई में रेलवे का कोई कंपटीशन था, उसमें सीताराम जी भोलाराम के जीव में नारद का रोल कर रहे थे। आप विश्वास करेंगे, इतना कमाल का अभिनय किया था कि मैं अभिभूत हो गया। और उस नारद के रोल में उनका क्या रिदम था, क्या बॉडी लाइन थी, क्या उठना बैठना, वीणा को खंजरी को किस ढंग से क्या उसका संयोजन था, क्या कॉम्बिनेशन था, क्या मजे लेकर वो आनंद में उस रोल को कर रहे थे। वो दिन है, उस नाटक को देखने के 5 मिनट बाद नारद की जितनी छवि है मेरे दिमाग में, जो मैंने फिल्मों में देखी थी, यहाँ तक कि जीवन को, जिन्होंने बहुत सारे फिल्मों में नारद का रोल किया, सब मेरे दिमाग से साफ हो गई। मैं सीताराम सोनी जी के लिए मैं चाहता हूं कि एक बार ताली हो जाए। काशिका जी के साथ मैंने उसके बाद ढेरों नाटक किए, माया जाल, सूपना का सपना, 10 दिन का अनशन, मानबोध बाबू। काशिका जी के साथ एक बात मुझे सीखने मिली, जो थिएटर मैनेजमेंट होता है, उनके पास कमाल का थिएटर मैनेजमेंट था। वो जिस दिन नाटक की रिहर्सल शुरू करते थे, उस दिन उस नाटक के शो की तारीख तय कर देते और हर डिपार्टमेंट में वो काम करना चाहते थे। वो कॉस्ट्यूम पे भी काम करना चाहते थे, वो डायरेक्ट कर ही रहे थे, वो स्क्रिप्ट में भी तरह तरह संशोधन करना चाहते, सेट पे करते थे, लाइट पे भी करते थे, वो पूरे इन्वॉल्व होके काम करते थे। और अक्सर क्या कहते, नाटक जब नाटकों की रिहर्सल होती है, उनके साथ मैंने 10 नाटक किए, अक्सर नाटकों की रिहर्सल के दौरान मैं उनसे असहमत हो जाता था और कई बार वो मुझसे असहमत हो जाते थे। हम दोनों की बातचीत महीनों बंद होती थी। हम केवल नाटक की रिहर्सल के या शो के दौरान ही केवल नाटक की बात करते थे और स्थिति इतनी बिगड़ जाती थी कि हमारा बोलचाल एक सिरे से बंद हो जाता। नाटक के शो हो जाने के बाद 1 दिन या 2 दिन बाद वो मुझसे फिर से मिलते थे, मुझे गले लगाते थे और बोलते थे, सॉरी यार, मैंने यदि कुछ बोल दिया है तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। मैंने संजय गर्ग को नहीं बोला, मैंने उस कैरेक्टर को बोला है। वो कैरेक्टर को के साथ उनकी जो है वो मुकालात होती थी। तो और फिर मुझे कई बार बोलते थे कि थिएटर में तू मेरे लिए अंकुर जैसा है। अंकुर उनके बेटे का नाम है। उसके बाद इसी दौरान संस्कारधानी के 3 महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, 3 रंगकर्मी, संजय खन्ना, कश्यप झा और बाबा सोलंकी हमारे बीच नहीं रहे। संजय खन्ना और कश्यप झा जिन्होंने इनको देखा है, वो रंगमंच के और कला जगत के हरफन मौला खिलाड़ी थे। और बाबा सोलंकी लाइट्स, यहाँ पे जबलपुर शहर में लाइट डिज़ाइन करना, लाइट करना उन्होंने ही शुरू किया।
उसी दौरान एक घटना हुई थी 2013 में। घटना थी अलग जी का देहांत, और अरुण भैया का मेरे पास फ़ोन आया था कि संजय, मैं अलग जी को नाटक के माध्यम से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, और डरा हुआ आदमी नाटक के जो है 4-5 पन्ने मुझे पीछे के नहीं मिल रहे, तुम्हारे पास हो तुम दे देना, क्योंकि तुमने भी इसको भोपाल में किया था। मैंने कहा ठीक है, मैंने फ़ोन काट दिया। 5 मिनट के अंदर मेरे अंदर मालूम नहीं क्या क्या होने लगा। मुझे कितने लोग याद आने लगे। भोपाल में मैंने डरा हुआ आदमी किया था, मुझे कितने लोग याद आने लगे, कितनी घटनाएं। मुझे फजल ताबिश याद आए, मुझे मेरे साथी, संगी साथी याद आए, अलग जी याद आए, उनके जो डायरेक्ट करने का तरीका याद आया, और मैं एकदम से फट पड़ा। 10 मिनट बाद मैंने अरुण भैया को फ़ोन किया। मैंने कहा भैया, क्या मैं इस नाटक में किसी तरह शामिल हो सकता हूँ? उनका हाँ आ जाओ, कल से क्या कहते हैं, नाटक जिस तरह से उनका स्टाइल, हाँ आ जाओ, कल से क्या कहते हैं करने लगो। जबकि मैं बताऊं, मुझे बाद में पता चला इस रोल के लिए डरा हुआ आदमी किसी की कास्टिंग हो चुकी थी। उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे इजाज़त दी, मैंने उनके साथ डेढ़ महीने रिहर्सल की, और फिर उसका शो हुआ। उस शो के माध्यम से मैंने यहाँ जबलपुर में अलग जी को श्रद्धांजलि दी, सबने दी। संतोष राजपूत, मनीष, ये सब हमारे साथ थे। इन्होंने मुझे बहुत मदद की उस रोल को करने में। समय की मांग है कि मुझे बिल्कुल छोटा बोलना चाहिए। मैं अपनी आखिरी बात कह के यहाँ पे विराम लेना चाहता हूँ कि मुझे यूँ तो बहुत नाटक प्रिय है, बहुत सारे नाटकों को मैंने पढ़ा है। जैसे पढ़ाकू किस्म का मैं पाठक नहीं हूँ, पर बहुत नाटकों को पढ़ा है। मेरा जो ढेरों प्रिय नाटक है हिंदी के, उसमें एक और प्रिय नाटक है जिसको लोग नाटक मानने से इनकार करते हैं। वो है राधे श्याम कथावाचक लिखित रामायण। लोग इसे नाटक मानते ही नहीं, जबकि पिछले कई दशकों से जो भारत में रामलीला का प्रचलन है वो राधे श्याम कथावाचक की रामायण पर ही आधारित है। उसमें गोस्वामी तुलसीदास कृत रामायण से कम अंश लिए जाते हैं, और राधे श्याम कथावाचक की जो रामायण है उससे ज़्यादा लिए जाते हैं। और राधे श्याम कथावाचक जो कि जिन्होंने ढेरों नाटक लिखे, इन्होंने पारसी नाटक की जो शैली है उस पर लिखे। कहते हैं वो मदन मोहन मालवीय उनके गुरु थे, पृथ्वीराज कपूर दोस्त थे। उनके नाटक पूरे लाहौर, ढाका, अमृतसर, मद्रास, हिंदुस्तान के कोने कोने में लिखे जाते। मेरी मंशा है, मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि उनके जीवन और उनके द्वारा जो रचित रामायण है और उनके जो नाटक है, धार्मिक नाटक थे एल्फ्रेड थिएटर कंपनी के साथ वो लिखा करते थे, उन कुछ नाटकों को लेकर मैं कोलाज बनाऊं और कभी दर्शकों के बीच उसको प्रस्तुत करूं। इसी बात के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, और एक बार फिर से फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं अपने विचार से जी अपने विषय को विस्तार देते हुए मेरे प्रिय पात्र से निकलकर मेरे प्रिय पात्र सर्जक तक पहुंचते हुए अपने विशद अनुभव संसार से संजय भाई ने हमें परिचित कराया। और बात अरुण पांडे जी की, तो उनका क्या परिचय दिया जाए। घंटे कम पड़ते हैं, दिन लगेंगे। अगले महीने उनके परिचय पर, उनके ऊपर विस्तार से लंबी बातें करते जाएंगे, और उनके ऊपर बात बेबात की तो पूरे समय चलती ही रहती है। इन्होंने अपने जीवन में अपने फकीराना स्वभाव के चलते जितना कुछ भी इनके पास अनुभव की दौलत थी वो हमेशा दान की, और जितना लाभ पात्र ने लिया उससे कहीं ज्यादा कुपात्र इनके जीवन में आए। इनके प्रिय पात्रों से ज्यादा लंबी फहरिस्त इनके पास इनके प्रिय कुपात्रों की भी है। और इन्होंने हमेशा देख चुका जो आए थे चले गए वाले अंदाज में, और कभी मायूस होकर ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है के बाद भी रात को
सब कुछ छोड़ने की कसमें खाई और सुबह फिर से बोले अब कहाँ से शुरू करना है। ढेरों नाटक, ढेरों पात्र, जीवन में भी नाटकों में भी। चलिए सीधे चलते हैं आदरणीय अरुण पांडे जी के पास। हजारों पात्र इनके हाथ के नीचे से निकले हैं और देश दुनिया भर में छा रहे हैं अपने विशद अनुभव के साथ। आदरणीय अरुण पांडे। वरिष्ठ जन, समकालीन और युवा जन, प्रिय पात्र और चरित्र की जहां तक मैं बात करूं तो मैं भी अलखनंदन स्कूल का ही विद्यार्थी हूं। डरा हुआ आदमी में बतौर अभिनेता अलखनंदन ने मुझे चयन किया था। 10 साल उनके साथ काम करने के बाद भारत भवन में जब उनकी नियुक्ति हो गई, उसके बाद मुझे स्वतंत्र रूप से निर्देशन करने का विवेचना में अवसर मिला। निश्चय ही डरा हुआ आदमी फजल ताबिश का लिखा हुआ नाटक था और उसमें मैंने मुख्य भूमिका निभाई थी। वो मुझे बहुत प्रिय है। उसके बाद मुझे जब नाटक लिखने का मौका मिला तो मैंने परसाई जी की रचनाओं पर निठल्ले की डायरी का कोलाज बनाया जिसमें 22 कहानियां थी। पिछले 27 साल से वो नाटक चल रहा है देश भर में। 800 से ज़्यादा शो हो चुके हैं और वो पूरे 800 शो सामने बैठे हुए नवीन चौबे ने निभाए हैं। पिछले 27 साल से नवीन चौबे ही निठल्ले की डायरी के कक्का हैं और निठल्ले की डायरी से पहले संगीत नाटक अकेडमी के लिए मैंने ईश्वरी नाटक की तैयारी की थी। उसके मुख्य किरदार थे मुरलीधर नागराज। उसके भी तो 250 शो हुए। निठल्ले के तो 700-800 शो हो चुके हैं। लेकिन ईश्वरी में काम करने का एक अलग ही मजा था। उसके सारे कलाकार शहरी थे और नाटक का परिवेश पूरा का पूरा बुंदेलखंड। उसके डांस, उसकी वो सारी चीजें 7-8 महीने तक उसकी रिहर्सल चली, तब जाकर नाटक तैयार हुआ। काचूम, प्रॉपर्टी, सारी चीजें सारे लड़के लड़कियों ने मिलकर बनाया और वो जोनल फेस्टिवल से होते हुए वो नेशनल फेस्टिवल तक सेलेक्ट हुआ। उसके पहले विजय दान देसा की कहानी फितरी चोर के ऊपर जब भोले बढ़िया बनाया तो उसकी भूमिका में कश्यप झा थे। वो भी एक संपूर्ण कलाकार। उनसे गवा लो, नचवा लो, बजवा लो, सब संपूर्ण कलाकार वो ही थे। ईश्वरी के समय इस शहर के लगभग सभी वरिष्ठ रंगकर्मी, चाहे वो संजय खन्ना हो, चाहे स्वाति मोदी हो, चाहे विनय शर्मा हो, चाहे परेश दत्त तिवारी हो, चाहे रीता रानी दास हो, चाहे आरती राजोजिया हो, सभी लोगों ने काम किया उसमें। और ये कलाकार जैसे भी थे
ये लोग व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे थे, बहुत मान सम्मान और अनुशासन प्रिय लोग थे। आज भी विवेकता मंडल के जो प्रथम पंक्ति के लोग हैं अभिनेताओं में, चाहे उसमें शुभम पाठक हो, विवेक पांडे हो, अलंकृति हो, ईशानी हो, मेहुल हो, तो इन सारे लोगों के से जो एक आत्मीय रिश्ता है और जो घर परिवार जैसा बतकही है, वो बड़ा सुखदायक है और उसी से हो पाता है। अच्छा रंगकर उसी से हो पाता है। आप सिर्फ प्रोफेशनल लोगों को लेकर ही काम नहीं कर सकते, आपको नित्य नए सीखने वाले लोग चाहिए जो आपके काम को आगे बढ़ा सके। इस मामले में मैं जबलपुर में बिताए हुए अपने 40 साल के अनुभव से कह सकता हूं कि मैं बहुत खुशकिस्मत रहा कि यहाँ के प्रथम पंक्ति के अभिनेता, अभिनेत्रियों, कोरियोग्राफर, संगीत निर्देशक, इन सारे लोगों से मेरे संबंध बहुत अद्भुत थे। वो व्यावसायिक रिश्ते नहीं थे, वो शो वाइज फीस वाले रिश्ते नहीं थे, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म वाले रिश्ते नहीं थे। इसलिए मैं बहुत लंबे समय तक काम कर सका। जब परिस्थितियां नहीं थी तो शांत भी हो गया कि चलो जब परिस्थितियां बनेंगी तो फिर होगा। अभी भी इन दिनों ईश्वरी की रिहर्सल चल रही है। ये 7वीं या 8वीं टीम की ईश्वरी की रिहर्सल चल रही है। उसी तरह कोर्ट मार्शल है जिसकी 20वीं या 22वीं टीम कोर्ट मार्शल की रिहर्सल कर रही है। आषाढ़ का एक दिन है। तो ये सारे नाटक ऐसे जो कालजयी नाटक हैं, हमेशा जिंदा रहने वाले नाटक हैं और उसके माध्यम से हम अपने कलाकारों को सीखने सिखाने का मौका देते हैं और उसी को बार बार करके परिपक्व हो रहे हैं। निश्चय ही जबलपुर शहर बहुत उर्वरक शहर है। यहाँ अभिनेता अभिनेत्रियों की अच्छी खासी तादाद है और सबसे बड़ी बात है वो 6-7 साल इंतजार कर लेते हैं। चाहे वो मुस्कान पुष्टा हो, चाहे वो समृद्धि असाटी हो, चाहे ईशानी हो, वो इस उम्मीद में कि हम आज के 8वें साल बाद या 9वें साल बाद भी अगर ईश्वरी की रिहर्सल होगी तो मुझे ये वाली भूमिका तो मिल ही जाएगी या कोर्ट मार्शल की होगी या आषाढ़ के एक दिन की होगी तो हमें ये भूमिका मिल जाएगी। यहाँ जितने भी चाहे संजय गर्ग हो, आशीष पाठक हो, आशुतोष द्विवेदी हो, वो संचालक तो बहुत अच्छे हैं ही, अभिनेता बहुत अच्छे हैं और उनके अभिनय से ओतप्रोत वाली बहुत सारी स्क्रिप्ट हैं। तो मेरे पास तो इतने सारे विषय हैं और सारे विषय सामने दिख रहे हैं। मेहुल है, शुभम है, विवेक पांडे हैं, प्रगति है, तो ना उनकी अलंकृति है, ईशानी है, यश शर्मा है। मैं किस चरित्र के निर्माण के ऊपर कितनी देर बोलूं,
इन सारे लोगों को मेरा प्रणाम। ये ऐसे ही लगे रहें, काम करते रहें और इस आयोजन को लेके मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं आज ही आशीष से बोल रहा था कि इस शहर में एक अपना कार्यक्रम और बढ़ गया सालाना। मुझे ऐसे तो दशहरा दिवाली हर साल आती है, लेकिन इसी तरह से शब्द का भी अगले साल हम लोग इंतजार करें और उसको नए रूप में मनाएं, नए नए युवा लड़के लड़कियों के साथ। तो आकृति अलंकृति अनुकृति को बार बार प्रणाम। वो इस आयोजन की सफलता को जल्दी से पचा लें और अगले के लिए तैयार हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सभी लोगों को में वाकई में शामिल है। सभी लोग, चाहे वो हमारे पोस्टर डिजाइन सेट डिजाइन करने वाले विनय अंबर हों, चाहे प्रॉपर्टी डिजाइन करने वाले कारगी शंकर तिवारी हों, ये सभी लोग हैं, चाहे संगीत वाले लोग हों। आज के समय में मैं दिलीप झाड़े को और किशोर राव को ज्यादा याद करना चाहता हूँ। पिछले 40 साल से किशोर राव ढोलक बजा रहे हैं हमारे साथ और दिलीप झाड़े लाइट वाइट लगा रहे हैं। तो ये है हमारे चरित्र, हमारे जीवन से जुड़े हुए लोग। और अभी पर्दा पूरी तरह से गिरा नहीं है, फिर भी उठेगा, फिर भी नई झांकियां सजेंगी। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप उन सारे आयोजनों में शामिल हों, आते रहें, क्योंकि मंच तो कभी खाली रहने वाला नहीं है। तो दर्शक दीर्घा को गुलजार किए रहिए और जाते समय पूछते रहिए अगली बार कब आना है, क्योंकि निरंतरता बहुत जरूरी है। और निरंतरता जब तक आप प्रेरित नहीं करेंगे, एक समय में हम लोग से हम जब परिवार वालों के बीच में हम कहते थे हम नाटक करते हैं, तो कौन कहता है कि तुम नाटक करो? कोई कहता है क्या? तो मैं वही कहना चाहता हूं कि आप लोग जाते समय पूछिए कि अगली बार कब मिलना है, कहाँ मिलना है, सशुल्क मिलना है या निःशुल्क मिलना है। क्योंकि आज भी कला का क्षेत्र ऐसा है जहां गांधी जी वाले नोट के अलावा भी बहुत सारा काम चल सकता है। आप थोड़ा सा श्रम कर दें तब भी आपको नाटक देखने का अवसर मिल जाएगा, प्रवेश पत्र मिल जाएगा। तो आप नाटक से जुड़े रहें, बैक स्टेज से जुड़े रहें, चाहे फ्रंट स्टेज से, लगातार काम करें। और भाई संजय, आशीष, आप लोग की तो बहुत जिम्मेदारी है। क्योंकि नए युवा कलाकारों को बांधे रखने में आप लोग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग इसे बहुत अच्छे ढंग से करें। धन्यवाद। अभी आंटी दीदी कह रही हैं अंदर चला गया। अंदर चला गया जी। थोड़ा संशोधन, हमें अंदर ही चलना है। अरे नहीं, आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया।
कल मैं बोला था कि अनिल श्रीवास्तव जी की 3 सबसे महत्वपूर्ण कविताएं तो यही है।